गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि जो हमारे गेमेटोफाइट होते हैं, क्या होते हैं? गेमेटोफाइट। और ये जो गेमेटोफाइट होते हैं हमारे, ये तीन प्रकार के हमने पढ़े थे, थ्री टाइप के गेमेटोफाइट पढ़े थे। ठीक है। गेमेटोफाइट किसे बना था? गेमेटोफाइट बना था हमारे स्पोर से। स्पोर का क्या हुआ था? जर्मिनेशन हुआ था। और जर्मिनेशन होने के बाद में उस जर्मिनेशन से एक थैलस नुमा स्ट्रक्चर बनी थी, जिसे हमने क्या बोला था? इस तरह की स्ट्रक्चर बनी थी जिसे हमने बोला था गेमेटोफाइट। ठीक है। इस तरह की संरचना बनी थी जिसे हमने क्या बोला था? गेमेटोफाइट बोला था। ये क्या था? हमारा गेमेटोफाइट था। ठीक है। अब ये जो गेमेटोफाइट है, इसके अंदर सॉरी, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? गेमेटोफाइट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे आज। ठीक है। तो चलते हैं हम। तो देखो, जो हमारा गेमेटोफाइट होता है उसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का रिप्रोडक्शन। एक रिप्रोडक्शन होता है, उसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो होता है उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। और वेजिटेटिव को हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। ठीक है। इसको तो क्या बोलते हैं हम? कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं भाई? लैंगिक जनन। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब वेजिटेटिव जनन किस प्रकार से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इसमें मेन जो चीज होती है वो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये गेमेटोफाइट के रिप्रोडक्शन का। ठीक है। अब देखो, जो हमारा गेमेटोफाइट बना था ना, जो हमारा गेमेटोफाइट बना था वो किस प्रकार का था? इस प्रकार का। ठीक है। डायग्राम बनाना आपको सीख जाना चाहिए अब। ठीक है। इस तरह का था कुछ, इस तरह का। ये हमारा गेमेटोफाइट था जिसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर लगे हुए थे राइजोम। ठीक है। अब इस गेमेटोफाइट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ एंथ्रिडिया थे। ठीक है। और इस वाले पोर्शन के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास में आर्किगोनियम थी। क्या थी? आर्किगोनियम। तो इधर तो एंथ्रिडिया थे, एंथ्रिडियम, और इधर क्या थे? आर्किगोनियम। तो ये जो थैलस है, ये थैलस कहलाता है मोनोइसियस। मोनोइसियस। ठीक है। मोनोसियस को बोलते हैं हम उभय लिंगाश्रय। क्या बोलते हैं? उभय लिंगाश्रय। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ऐसा थैलस या ऐसा एनिमल, या आप कह सकते हो कि ऐसा प्लांट जिसके ऊपर नर और मादा जन्नांग, कौन से जन्नांग? मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर एक ही प्लांट पर हो, किस पर हो? सिंगल प्लांट पर या सिंगल थैलस पर हो। ठीक है। सिंगल प्लांट पर हो, कौन कौन? मेल भी हो और फीमेल भी हो, तो उसे कहा जाता है मोनोसियस, यानी कि उभयलिंगाश्रय। हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगाश्रय और इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसियस, दोनों उल्टे निकलता है ना। अगर नर अलग से थैलस पर हो और मादा जो है वो अलग थैलस पर हो तो उसे कहा जाता है डायोसियस। डायोसियस। ठीक है। समझ में आया बात? इसको बोला जाता है एक लिंगाश्रय। क्या बोला जाता है? एक लिंगाश्रय। पीछे मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं एक बार इसको हटा देता हूं। एक लिंगाश्रय। समझ में आया बात? क्या दिखाई, क्या क्या कहा जाता है? डायोसियस, यानी कि एक लिंगाश्रय। अगर नर और मादा जनांग एक ही पादप पर उपस्थित हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है। याद रखना है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन करती है, बहुत कंफ्यूज पैदा करती है। ठीक है। उसे तो क्या कहेंगे हम? जब एक पर ही हो तो मोनोसियस। तो हमारा जो ये भाई साहब है, मतलब कि जो हमारा थैलस है लाइकोपोडियम का, जो गेमिटोफाइट है वो क्या है? मोनोसियस है। ठीक है। और अगर नर और मादा जनांग दोनों अलग अलग प्लांट पर हो तो उसे क्या कहते हैं? हम डायोसियस बोलते हैं। ठीक है। याद रखना है, भूलना नहीं। चलिए, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है। तो आ जाओ, अब नंबर एक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है गेमा के द्वारा। ठीक है। एक तो किसके द्वारा होता है? गेमा के द्वारा होता है। और दूसरा होता है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ओल्ड पार्ट, यानी कि पुराने भागों के मृत होने या सड़ने से होता है। ठीक है। दो तरीके से जो है हमारा ये
रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब गेमा के द्वारा कैसा होता है कि ये जो गेमेटोफाइट होता है हमारा, ये गेमेटोफाइट क्या करता है, गेमेटोफाइट की शाखाओं पर, गेमेटोफाइट की शाखाओं पर एकल या तो सिंगल रूप से बात करें तो हम, या फिर समूह में, ठीक है, ये गेमी लगती है। ठीक है। अब देखो ये गेमेटोफाइट है हमारा। अब हमने कुछ गेमेटोफाइट, कुछ प्लांट ऐसे देखे थे जिनके ऊपर क्या थी, कुछ गेमेटोफाइट इस तरह का था हमारा, जिसके ऊपर इस तरह से शाखाएं निकली हुई थी, है ना, इस तरह से ब्रांचिंग पैटर्न उसके अंदर होता है, इस तरह का ब्रांचिंग पैटर्न होता है गेमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है। तो ये जो शाखा निकल रही है, ये जो ब्रांच निकल रही है यहाँ पर, इस ब्रांच में ये जो शाखा निकल रही है, इस शाखा के शीर्ष पर, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर, इस जगह पर या इस जगह पर, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी एक ब्रांच है इस जगह पर। तो इस पर क्या होती है कि गेमी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ये जो गेमी होती है, ये जो शाखा निकल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये शाखा है, तो इस शाखा की ये जो सरफेस वाली जो लेयर होती है, यहाँ पर ये जो सरफेस वाली लेयर है, इस लेयर की जो सेल होंगी, यहाँ पर जो सेल होंगी, उन सेल से उत्पन्न होती है, उन कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है। जो सरफेस के ऊपर जो सेल होती है, उन सेल से ये उत्पन्न होती है। और अगर हम इसको देखें तो ये हमें दिखाई देती है मुग्दराकार या क्लब शेप। किस रूप में दिखाई देती है ये? मुग्दराकार या क्लब शेप में दिखाई देती है। ठीक है। समझ में आई बात आपको? यहाँ की जो इसकी जो कोशिकाएं होती है गेमी की, वो मोटी भित्ति युक्त होती है। कैसी होती है? मोटी भित्ति युक्त। ठीक है। और इन कोशिकाओं में ये जो गेमी होती है, इस गेमी के अंदर इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को संचित करना। गेमी में यही काम होता है। गेमी क्या करती है कि जो थैलस है, अब ये थैलस मान लो अनुकूल परिस्थिति आ गई, और अभी फिलहाल ये जो है ना, क्या नाम है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई एनवायरनमेंट में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा कि ये जो थैलस है ना, ये गेमी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। अब जब ये गेमिंग का फॉर्मेशन शुरू करेगा, तो इसकी जो ब्रांच है, जहां जहां पर इसकी ब्रांच हो रही है, ये ब्रांच है इसकी, ठीक है, ये ब्रांच है इसकी, ये ब्रांच है इसकी, तो इन ब्रांच के ऊपर जो शीर्ष भाग होगा, वहां की जो सरफेस सेल होगी, वो क्या करेगी? डिवाइड करना शुरू करेंगे और क्लब से स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर उनके अंदर भोजन एकत्रित हो जाएगा, भोजन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। बाद में ये इस पादप से अलग हो जाएंगी और नए प्लांट को या नए गेमेटोफाइट को जन्म देंगी। नए प्लांट का मतलब किसको जन्म देंगे? ये तो गेमेटोफाइट को ही देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी जनन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो जो सेल होती है वो उसी का क्लोन बन जाती है, मतलब उसी तरह की चीज बनाती है जिससे वो बनी हुई है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये गेमेटोफाइट से बनी हुई है, तो ये इसके क्लोन के रूप में नया गेमेटोफाइट, जो नया गेमेटोफाइट होता है उसको न्यू गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करती है। न्यू गेमेटोफाइट को क्या करती है ये? यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये किसमें मिलता है हमें? ये मिलता है लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया के अंदर, इसका उदाहरण है। ठीक है। जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया के अंदर ही मिलता है हमें। ठीक है। क्लियर बात? चलिए अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है हमारे पास में बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ओल्ड पार्ट। जब ओल्ड पार्ट का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब जो पुराने भाग हैं इसके, अगर वो नष्ट हो जाए किसी कारण से, पुराना भाग अगर मृत हो जाए, तो जो बचा हुआ भाग होता है वो अलग होकर नया पादप बना लेता है। ठीक है। इसे हम बोलते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ओल्ड पार्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट का पुराना भाग मृत होकर अलग हो जाता है। ठीक है। जिससे नई शाखाएं निकलती हैं जो अलग अलग गेमेटोफाइट के रूप में वृद्धि करती हैं। ठीक है। जबकि ये तो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है फ्लेगमेरिया के अंदर, इस तरह के उदाहरण। जबकि जो लाइकोपोडियम इनुडेटम है, उसमें गेमेटोफाइट का क्षतिग्रस्त भाग अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करता है, जो अलग होने पर नया गेमेटोफाइट बनाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम समझें कि यहाँ पर ये इस तरह का हमारे पास में कोई गेमेटोफाइट है। ठीक है। अब इस गेमेटोफाइट में क्या हुआ कि नीचे से ये नष्ट होना शुरू हो गए, यहाँ से नष्ट होता होता ये आ गया यहाँ तक। ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये इसका अलग हो गया यहाँ से। यहाँ से अलग होने के बाद में ये बन गया इस तरह का पार्ट। ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ से नई शाखाएं उत्पन्न करना शुरू कर देगा, यहाँ से नई शाखाएं निकालना शुरू कर देगा, और ये शाखाएं वापस से नया गेमेटोफाइट, ये यहाँ से शाखा जैसे इसकी निकलेगी, ये वृद्धि करना शुरू करेगा। एक तरीका तो ये है जो किसमें पाया जाता है? फ्लेगमेरिया के अंदर। किसमें पाया जाता है भाई? फ्लेगमेरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है?
कि हमारा यही गेमेटोफाइट जो कि अब क्या कर रहा है, मृत हो गया, लेकिन इसका जो पार्ट मृत हुआ है उसको छोड़कर बाकी जो शेष भाग है वहां से इसमें से दोबारा से अपस्थानिक कलिकाएं निकलना शुरू हो जाएगी। इस तरह से अपस्थानिक बर्ड्स जो होंगे इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे, और जब ये बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो प्रत्येक बर्ड से एक नया गेमेटोफाइट तैयार हो जाएगा, एक नया गेमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ओल्ड पार्ट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रकृति में अपने आप को बचाए रखने का तरीका है। ठीक है, नेचर से अपने आप को बचाए रखने का तरीका है, तो इन्होंने ये तरीके निकाले हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। ठीक है, अब देखो लैंगिक जनन को यहाँ पर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि जो हमारा गेमेटोफाइट है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है गेमेटोफाइट। ठीक है, क्या है, गेमेटोफाइट। अब इस गेमेटोफाइट पर लगेंगे आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। क्या लगेंगे इसके ऊपर? आर्किगोनियम लगेगा एक तो, और एक लगेगा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, ठीक है, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दो चीजें इसके ऊपर लगने वाली। ठीक है, अब ये दोनों, ये आर्किगोनियम है और एंथ्रीडियम है, ये बनाएगा आर्किगोनियम। जो है, जो आर्किगोनियम पार्ट होगा वो है यहाँ पर फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। और जो एंथ्रीडियम है वो कौन सा पार्ट है? यहाँ पर मेल पार्ट है। ठीक है, एक फीमेल है और एक क्या है, मेल है। इन दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन किसका होगा? मेल जो है वो बनाएगा एंथ्रोजोइड्स। मेल क्या बनाएगा? एंथ्रोजोइड बनाएगा। और फीमेल में क्या होगा? फीमेल में होगा एक एग। इस एंथ्रोजोइड और इस एग में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन से बनेगा जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। ये जायगोट आगे डेवलप होगा किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। किसके अंदर डेवलप होगा? एम्ब्रियो के अंदर। और ये एम्ब्रियो फिर से डेवलप होगा और डेवलप होकर क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा। स्पोरो, जिसको हम पढ़ रहे हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, जिसकी शुरुआत हमने स्टार्टिंग में की थी। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो अब आगे चलते हैं हम। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा लाइकोपोडियम होता है, लाइकोपोडियम, इसका जो गेमेटोफाइट होता है वो होता है उभयलिंगाश्रय। कैसा होता है भाई? उभयलिंगाश्रय होता है। ठीक है, इसमें आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम एक ही गेमेटोफाइट पर स्थित होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगाश्रय बोलते हैं। ठीक है, उभयलिंगाश्रय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, फिर भी मैं लिख रहा हूँ मोनोसियस। मोनोसियस, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, मोनोसियस बोला जाता है। ठीक है, मोनोसियस यानी कि उभयलिंगाश्रय। अब इसमें जो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम होती है वो एक ही प्लांट पर है। तो गेमेटोफाइट पर ये जो गेमेटोफाइट है जिसके ऊपर ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों स्थित है, इसमें जो आर्किगोनियम होती है और एंथ्रीडियम होती है ये सब यहाँ पर युग्म में लगती है, मतलब कि एक ग्रुप में लगती है, गुच्छे में लगती है। जैसा कि हमने देखा था डायग्राम में, हमारे जो डायग्राम था उस डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पर इस तरह का हमारा डायग्राम है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम था। तो इस तरह के डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर एंथ्रीडियम भी एक ग्रुप में लगी हुई है और यहाँ पर आर्किगोनियम भी एक समूह में लगी हुई है, एक युग्म में लगी हुई है। ठीक है, इसमें जो एंथ्रीडियम आर्किगोनियम से पहले परिपक्व हो जाती है, यानी कि नर भाग जो होता है वो मादा से पहले परिपक्व हो जाता है। नर भाग मादा से पहले परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है प्रोटेंट्रस अवस्था। कौन सी अवस्था कहा जाता है? प्रोटेंट्रस अवस्था। मादा परिपक्व नहीं होती, उससे पहले नर परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है प्रोटेंट्रस अवस्था। ठीक है, और अगर फीमेल पहले परिपक्व हो जाए तो उसे कहा जाता है प्रोगायनस अवस्था। क्या कहा जाता है? प्रोगायनस अवस्था। जैसे टेंड्रस अवस्था है वैसे वो गायनस अवस्था होती है। समझ में आ गई बात? तो इसको भूलना नहीं है, बहुत अच्छी टर्म है। ठीक है, यानी कि प्रोटेंड्रस अवस्था किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रोटेंड्रस अवस्था वो कहलाती है जिसमें नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व हो जाता है।
याद रहेगा, प्रोटेंड्रस, टेंड्रस नर के लिए होता है, गायनस जो होता है वो मादा के लिए होता है, ठीक है। तो अगर पहले से नर जननांग जो है पहले परिपक्व हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोटेंड्रस अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर्किगोनियम वो बाद में परिपक्व होता है, जबकि एंथ्रीडियम जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है प्रोटेंड्रस अवस्था। बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, समझ में आए बात। अब कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एंथ्रीडियम किस प्रकार का है और आर्किगोनियम किस प्रकार का है, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लाइकोपोडियम में जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना, लाइकोपोडियम के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो कौन से है, एंथ्रीडियम और आपके आर्किगोनियम, ठीक है। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन इन लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम यानी कि लैंगिक अंग। सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, लैंगिक अंग। लाइकोपोडियम में कौन कौन से लैंगिक अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइकोपोडियम के अंदर जो लैंगिक अंग पाए जाते हैं वो होते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, ठीक है। समझ में, ये याद रखना है, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अलग अलग पौधों में क्योंकि अलग अलग तरह के जो है जननांग पाए जाते हैं। चलिए, अब हम एंथ्रीडियम की बात कर लेते हैं कि एंथ्रीडियम हमारा होता कैसा है। देखो, अगर हम एंथ्रीडियम को देखें तो एंथ्रीडियम लाइकोपोडियम की जितनी भी जातियां होती है, ठीक है, उसमें जो गेमेटोफाइट होता है, जो भी गेमेटोफाइट होता है उसमें विकसित पूधानी, जो पूधानी होती है, मतलब जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूधानी, पूधानी, ठीक है। ये पादप जो गेमेटोफाइट प्लांट होता है उसके अंदर धसी होती है। जो गेमेटोफाइट प्लांट है हमारा उसके अंदर धसी रहती है। कुछ जातियों में थोड़ी सी बाहर निकली होती है। इसके चारों ओर एक स्तरीय भित्ति पाई जाती है जिसके शीर्ष भाग पर तिकोना ओपरकुलर पाया जाता है, ठीक है। ओपरकुलर कोशिकाएं होती है। इनके द्वारा जो पोमणु होते हैं, इनके द्वारा कशाभिक पोमणु, इनमें ये द्वि है, दो नहीं है, द्वारा नहीं है, इनमें द्विकशाभिक पोमणु उपस्थित होते हैं। क्या है कहानी, समझ में नहीं आई ना। चलो अब यहाँ समझते हैं अपन इसको। देखो, ये हमारा है गैमेटोफाइट, ठीक है। और इस गैमेटोफाइट में यहाँ पर लगती है हमारी, मान लेते हैं, पूधानी। अब मैं इस वाले एरिया को थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। ये हमारी, ये वाला एरिया यहाँ पर है, ठीक है, मेरे पीछे आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर अब आप समझ ही गए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि ये मेरा गैमेटोफाइट का शीर्ष भाग है जहाँ पर पूधानी लगनी है। तो पूधानी क्या होगी कि यहाँ पर इस तरीके से पूधानी मेरी लगेगी, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये कुछ भाग ऊपर निकला हुआ होगा, कुछ भाग इसका अंदर की तरफ होगा। कुछ में क्या होगा, कुछ में ये इस तरीके से होगा, कुछ भी पार्ट बाहर नहीं होगा, पूरी की पूरी पूधानी अंदर की तरफ धसी हुई रहेगी। अब इसका ये जो शीर्ष भाग होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर पाया जाता है ओपरकुलम। क्या पाया जाता है, ओपरकुलम, ठीक है। और ये जो पूधानी होती है इसके अंदर पाए जाते हैं एंथ्रोजोइड्स। क्या पाए जाते हैं, एंथ्रोजोइड्स। समझ में आए बात। ये जो भाग है इस भाग में पाए जाते हैं हमें एंथ्रोजोइड्स, अंदर की तरफ में, ठीक है। जब ये पूधानी परिपक्व हो जाती है तो ये ओपरकुलम की कोशिकाएं यहाँ से हट जाती है और ये जो पोमणु होते हैं इसमें से बाहर निकल जाते हैं। और जो पोमणु होते हैं वो द्विकशाभिक होते हैं। द्विकशाभिक का मतलब दो कशाभ उसके ऊपर पाए जाते हैं। और पोमणु की अगर आप आकृति देखोगे तो इस तरह से हमारी जो किडनी होती है उस किडनी शेप की होती है, और इस तरह से इसके ऊपर दो कशाभ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो, तो लाइकोपोडियम की जितनी भी जातियां होती है, अधिकतर जातियों में विकसित पूधानी गैमेटोफाइट पादप के अंदर धसी होती है। जो विकसित हो जाती है, डेवलप्ड जो पूधानी होती है वो गैमेटोफाइट पादप के अंदर चली जाती है। कुछ जातियों में ये थोड़ी सी बाहर निकली होती है, कुछ जातियों में ये थोड़ी सी बाहर निकली होती है, इस तरह से, ठीक है। इसके चारों ओर एक स्तरीय भित्ति पाई जाती है। यहाँ पर इसके चारों ओर एक स्तरीय भित्ति प्रेजेंट होगी, इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। सिंगल सेलुलर एक भित्ति इसके आसपास चारों तरफ लगी हुई होगी, ठीक है। और इसके शीर्ष पर एक तिकोनी ओपरकुलर कोशिकाएं होती है। यहाँ पर ये जो शीर्ष भाग होता है या इसका ये जो शीर्ष भाग होता है, इस शीर्ष भाग पर तिकोनी ओपरकुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनके अंदर पाए जाते हैं द्विकशाभिक पोमणु। ये जो एंथ्रीडियम है हमारी, इस एंथ्रीडियम के अंदर पाए जाएंगे हमें द्विकशाभिक यानी कि बाईफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड, बाईफ्लेजिलेट
एंथेरोजोइड्स, ठीक है, जोइड्स, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, लेकिन अब इसका डेवलपमेंट होता कैसे है, मतलब ये बनती कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट का वर्णन करिए, लाइकोपोडियम के एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट का वर्णन करिए, ठीक है। तो अब मैं ये जो है हटा देता हूँ यहाँ से वीडियो, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर हम बात करें अब डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कोशिका है, देखो ये प्रोथेलस है, ये थैलस है, मतलब यहाँ पर इस तरह का हमारा थैलस था, ठीक है ना, इस तरह का हमारा थैलस था। इस थैलस का जहां पर एंथ्रीडिया की बनने की संरचना होगी वहां की कुछ कोशिकाएं इस तरह की हमें दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोई सी भी एक कोशिका, फॉर एग्जाम्पल ये वाली सेल है, इसकी कोई सी भी एक कोशिका, वो एक कोशिका कुछ स्पेसिफिक तरह से अपने आप को बदल लेती है, या वो अलग प्रकार की कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, और कन्वर्ट होकर एक स्पेसिफिक कोशिका बनाती है जिसे कहा जाता है सुपरफिशियल सेल। क्या कहा जाता है? सुपरफिशियल सेल, सुपरफिशियल सेल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हो आप सतही कोशिका, सुपरफिशियल को हम क्या बोल सकते हैं? सतही कोशिका कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो सतही कोशिका होती है, ये बाद में ये बाद में फिर से कन्वर्ट होती है, फिर से डेवलप, मतलब विभाजन नहीं करती, केवल डेवलपमेंट करती है अपना, और बन जाती है एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका। क्या बन जाती है? एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका। दिख रहा है ये आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि आपको दिख जाना चाहिए डायग्राम, क्योंकि मैंने आप सब बहुत बड़ा डायग्राम बना दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका बन जाती है। अब इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका बोलते हैं। कौन सी कोशिका बोलते हैं भाई? एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका, ठीक है। अब ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका है, इसमें होता है विभाजन। क्या होता है इसमें? विभाजन होता है। विभाजन होने से ये दो कोशिकाएं बनाती हैं, एक ऊपर वाली कोशिका, ये ऊपर वाली कोशिका है, और एक नीचे वाली कोशिका है। जो ऊपर वाली कोशिका है ये कहलाती है जैकेट इनिशियल कोशिका, और किसका निर्माण करती है? एक जैकेट का निर्माण करती है, ये आगे डिवीजन नहीं करती, ठीक है। जबकि जो नीचे वाली कोशिका होती है, ये नीचे वाली कोशिका पूरी की पूरी हमारी पूधानी का निर्माण करती है, ठीक है। ये जो नीचे वाली जो कोशिका है, नीचे वाली कोशिका, ये हमारे पूरी की पूरी पूधानी का निर्माण करती है। इस तरह का एक पिंड निर्मित होता है यहाँ पर, और फिर इसके अंदर कायांतरण के द्वारा, ये जो कोशिकाएं होती है कायांतरण के द्वारा इस तरह के एंथ्रोजोइड का निर्माण करती है, ठीक है। अब चलते देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब समझते जाना है हमें, एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। देखो इसमें क्या है कि आप लिखते भी जाओ साथ के साथ ही, और आप समझते भी जाओ, दोनों काम हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोथेलस है, प्रोथेलस से एंथ्रीडियम का विकास एक सिंगल सुपरफिशियल सेल द्वारा होता है। सिंगल सुपरफिशियल सेल का मतलब है सतही कोशिका। कौन सी कोशिका? सतही कोशिका, एकल सतही कोशिका, ठीक है। इस एकल सतही कोशिका के द्वारा जो है पूरी की पूरी एंथ्रीडियम का निर्माण होता है, ठीक, जिसे एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिका को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये सेल पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करती है ये? पेरिक्लिनल डिवीजन। मतलब यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा? पेरिक्लिनल। बस यही याद रखना है, पेरिक्लिनल डिवीजन। यहाँ पर डिवीजन ही एक ही प्रकार का है, पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक है। पेरिक्लिनल डिवीजन करके एक बाह्य जैकेट आरंभिक कोशिका, यानी कि आउटर जैकेट इनिशियल सेल, बाह्य जैकेट कोशिका, बाहर की तरफ में जो कोशिका बना रही है वो कौन सी है? आउटर जैकेट इनिशियल कोशिका, तथा एक आंतरिक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, और अंदर की तरफ जो कोशिका बना रही है वो कौन सी है? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बना रही है, ठीक है। इस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है, ठीक है। अब आउटर जैकेट कोशिका एंटीक्लिनल डिवीजन करके, अब ये जो आउटर जैकेट कोशिका है, कौन सी कोशिका? ये आउटर जैकेट कोशिका। इस आउटर जैकेट कोशिका में होता है एंटीक्लिनल। कौन सा डिवीजन होता है? एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, ठीक है। एंटीक्लिनल डिवीजन करके एक परतीय
एंथ्रीडियल जैकेट बनाती है। अब ये एक प्रति है, इस तरह की एक परत वाली जो है जैकेट का निर्माण कर रही, ठीक है। जबकि जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कौन सी है, ये वाली, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल अनेक बार विभाजन करती है, बहुत सी बार विभाजन करेगी, बारंबार विभाजन करेगी, और बारंबार विभाजन करके इसमें विभाजन होता है अनेक तलों पर। ये जो कोशिका है, ये यहाँ पर पहले इसने डिवीजन किया, फिर देखो यहाँ पर और डिवीजन करना शुरू कर दिए इसने, इस तरह से अलग अलग तल पर ये विभाजन करना शुरू करेगी, मतलब अलग अलग विभाजन होंगे, ठीक है, जिससे एंड्रोगोनियल सेल बनेगी। कौन सी सेल कहलाएंगी, ये कहलाएंगी एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। ये तो थी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अब ये विभाजन किया इस कोशिका ने क्या क्या विभाजन किया, और बहुत सारी एंड्रोगोनियल सेल बना ली। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ने विभाजन करके बहुत सारी एंड्रोगोनियल सेल बना ली, ठीक है। अब जैसे जैसे विभाजन होगा तो ये जो एंड्रोगोनियल सेल है यहाँ पर इकट्ठी होती चली जाएंगी, जिससे एक बहुत बड़ा पिंड बन जाता है। तो इस तरह से एक पिंड बन जाता है, यहाँ पर ये बड़ा सा पिंड बन गया, ठीक है। ये एंड्रोगोनियल सेल है सारी की सारी, और एक पिंड के रूप में ये कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर एक पिंड के रूप में ये सारी की सारी कोशिकाएं जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब ये जो एंड्रोगोनियल सेल थी यहाँ पर, ये एंड्रोगोनियल सेल भी अब आगे चलकर, ये जो एंड्रोगोनियल सेल थी हमने बनाई यहाँ पर, ये एंड्रोगोनियल सेल, आगे ये जो एंड्रोगोनियल सेल है, ये एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट का मतलब है जो कोशिकाएं पुंमणु को जन्म देंगी, उन एंड्रोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये कोशिकाएं इस तरह की हो जाती है, गोलाकार, और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं एंड्रोसाइट सेल। क्या बोलते हैं इनको, एंड्रोसाइट सेल। और ये एंड्रोसाइट कोशिकाएं आगे कायांतरण करके क्या बनाएगी, एंथ्रोजोइड बनाएगी। अब याद रहेगी बात, है ना। तो ये एंड्रोगोनियल सेल जो है कायांतरण करेगी, कायांतरण करके एंड्रोसाइट्स बनाएंगी, फिर ये एंड्रोसाइट फिर से कायांतरण करेंगी और अपना जो है एंथ्रोजोइड बनाएंगे। और जो एंथ्रोजोइड होगा वो कैसा होगा, बाईफ्लैजिलेट, यानी कि द्विकशाभिक होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये कोशिका एंड्रोसाइट की तरह कार्य करती है। ये एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोसिस द्वारा, मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं कायांतरण द्वारा, किडनी नुमा आकार के द्विकशाभिक एंथ्रोजोइड का निर्माण करती है। किडनी नुमा आकार के द्विकशाभिक यानी कि दो कशाभ वाले, अब देखो इसमें डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे दो कशाभ है इसके अंदर, द्विकशाभिक जो है एंथ्रोजोइड का निर्माण करती है। अब ये जो एंथ्रोजोइड होते हैं, ये एंथ्रोजोइड प्रोथेलस के ऊतक में धसे रहते हैं। ये जो प्रोथेलस है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा थैलस ही इस थैलस के अंदर बन रही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो केवल आप देखोगे तो यहाँ पर ये दो सेल हमें दिखाई दे रही, जो ओपरकुलर सेल है, ठीक है ना, ये ओपरकुलर सेल है या ओपरकुलम सेल है, ठीक है। तो यहाँ नीचे की साइड में ये सारी की सारी कोशिकाएं अंदर की तरफ में धसी रहती है, ठीक है। अब इनका जो शीर्ष होता है, इनके शीर्ष पर जो कोशिकाएं धसी हुई है, इनके शीर्ष पर, ठीक है, मतलब एंथ्रीडिया के शीर्ष पर एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है ओपरकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, ओपरकुलम कहलाती है, ठीक है। जब ओपरकुलम द्वारा एंथ्रीडिया में जल प्रवेश करता है, जैसे ही इस ओपरकुलम के द्वारा एंथ्रीडिया के अंदर ये जल प्रवेश करेगा, मतलब यहाँ से जल अंदर चला गया, अंदर जैसे ही जल जाता है, एंथ्रीडिया में जल प्रवेश करता है, तो जैकेट टूट जाता है। तो ये जो जैकेट है इसके आसपास, ये सिंगल सेल की जो जैकेट है ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और टूटने से जो एंथ्रोजोइड होंगे वो मुक्त हो जाएंगे। सारे के सारे एंथ्रोजोइड यहाँ से, ये एंथ्रोजोइड इसके अंदर भरे रहेंगे और ये यहाँ से निकलते बाहर की तरफ में निकल जाएंगे, अपने इस तरह से तैरना शुरू कर देंगे, अपने आप को तैराना शुरू कर देंगे जल के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये तैर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्वी वाली अवस्था है, ठीक है ना, प्रोटेंट्री अवस्था है, तो अभी मादा जननांग परिपक्व नहीं हुआ है, मादा जननांग तो अभी अपरिपक्व है, लेकिन नर जननांग परिपक्व हो गया, और पानी की वजह से ये जो है एंथ्रोजोइड इसके बाहर भी आ गए, फटने की वजह से एंथ्रीडिया फट के बाहर आ गए, अभी तैर रहे हैं पानी के अंदर। अब जब हमारी मादा जननांग परिपक्व हो जाएगी तो ये एंथ्रोजोइड तैरते हुए वहां तक जाएंगे, लेकिन वो कैसे जाएंगे वो हम देखेंगे हमारी जो हम आर्किगोनियम पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। वो एक प्रकार का स्राव करते हैं सिट्रिक एसिड का, उस सिट्रिक एसिड के रेस्पॉन्स में ये जो एंथ्रोजोइड होते हैं तैरते हुए मादाधारी तक पहुंचते हैं और वहां जाकर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो भी हमने पढ़ा उसको मैंने एक चार्ट में बनाया, जो भी हमने देखा भी उसको क्या किया गया है, एक चार्ट के रूप में बांटा गया है, ठीक है। अब वो चार्ट कैसा है देखते हैं हम। क्या है, देखो हमारा प्रोथेलस था भाई,
प्रोथेलस। उस प्रोथेलस में एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका थी। इस एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका में क्या हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। पेरिक्लिनल डिवीजन से दो कोशिकाएं बनी, एक जैकेट कोशिका और दूसरी एंड्रोगोनियल सेल। जो जैकेट कोशिका है उसमें एंटीक्लिनल डिवीजन हुआ और क्या बना, एंथ्रीडियल जैकेट बन गया। ठीक है, अब जो एंड्रोगोनियल कोशिका थी उसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ और क्या बनी, एंड्रोसाइट्स। जो एंड्रोसाइट्स थी वो क्या हुई, डेवलपमेंट किया उन्होंने और डेवलपमेंट करके क्या बन गया, वो बाइफ्लैजिलेट स्पर्म। यहाँ डेवलपमेंट का मतलब मेटामॉर्फोसिस। क्या किया इसने, मेटामॉर्फोसिस। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस। ठीक है, ये किया इन्होंने और बाइफ्लैजिलेट स्पर्म बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड बोलते हैं। और ये एंथ्रोजोइड हमारे बाहर की तरफ में आ गए। ठीक है, तो ये इतना सा चार्ट अगर आपको याद है तो पूरा प्रोसीजर भी याद हो जाएगा। तो इस चार्ट को याद कर ले, पूरा प्रोसीजर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आर्किगोनियम के ऊपर। जो हमारी आर्किगोनियम है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो हमारी आर्किगोनियम को देखिए हम। तो अगर आर्किगोनियम को अगर आप देखो ध्यान से, तो ये एक लंबी गर्दननुमा स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, इस तरह की ये संरचना होती है। इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, नेक केनाल सेल, वेंट्र सेल, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, गर्दननुमा स्ट्रक्चर होती है और ये थैलस के अंदर धसी हुई रहती है। इसका आधा भाग थैलस के अंदर धसा रहता है और आधा भाग थोड़ा इसका ऊपर की तरफ में निकला होता है। तो इस तरह की संरचना हमें देखने को ये मिलेगी। ठीक है, अब जो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है हमारा आर्किगोनियम, ठीक है, जो पूर्णतया विकसित आर्किगोनियम होता है, यानी कि पूर्णतया विकसित जो आर्किगोनियम है उसके अंदर हमें मिलती है ग्रीवा और अंडदा। ठीक है, तो जो आर्किगोनियम होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक भाग कहलाता है उसका ग्रीवा। देखो ये वाला भाग जो है आर्किगोनियम का, ये वाला भाग तो कहलाता है उसका ग्रीवा। मतलब ये वाला जो भाग होता है ये तो क्या कहलाता है, उसका ग्रीवा कहलाता है। ठीक है, यानी कि नेक कहलाता है। क्या कहलाता है, नेक, गर्दन। और इसके नीचे वाला जो भाग होता है जो इसके अंदर धसा हुआ है, ठीक है, गेमिटोफाइट के अंदर धसा हुआ है, ये गेमिटोफाइट की सेल है। ठीक है, ये गेमिटोफाइट है पूरा का पूरा नीचे की साइड में। इस गेमिटोफाइट के अंदर जो ये पार्ट धसा हुआ है ये कहलाता है आपका वेंटर। क्या कहलाता है, ये वेंटर कहलाता है। ये पार्ट कहलाता है पूरा का पूरा वेंटर। कौन सा पार्ट कहलाता है, वेंटर। ये वाला भाग कहलाता है वेंटर। ठीक है, वेंटर। और इस वेंटर को हम हिंदी में बोलते हैं अंडधा। क्या बोलते हैं, इसको हटाना पड़ेगा भाई। इस वेंटर को हम क्या बोलते हैं, अंडधा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये जो वेंटर होता है, इस वेंटर में होता है ये अंड कोशिका। ये कौन सी सेल है हमारी, एग सेल, इसके अंदर होती है। ठीक है, अब मैंने ये सेलुलर डायग्राम नहीं बनाया। यहाँ पर हमारी होती है नेक केनाल सेल, एनसीसी, एनसीसी। ठीक है, यहाँ पर होती है वेंटर केनाल सेल, वीसीसी, वेंटर केनाल सेल। ठीक है, या आप उसको बोलते हो अंडनाल कोशिका, ईसीसी भी बोल सकते हैं या वीसीसी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर होती है आपकी ईसीसी, ये ईसीसी है, ईसीसी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है कहानी। ठीक है, तो ये इस तरह की कंडीशन होती है। अब एनसीसी, बीसीसी, एसीसी क्या है, ये नया आया है अपने इसमें, है ना। तो थोड़ा सा इसको भी हम समझेंगे कि ये एनसीसी बीसीसी हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए, जो आर्किगोनियम पूर्णतया विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो इसे हम ग्रीवा और अंडदा में बांट सकते हैं। यानी कि एक पार्ट इसका नेक कहलाता है और दूसरा पार्ट इसका क्या कहलाता है, वेंटर कहलाता है। समझ में आया बात। ठीक है, अब जो वेंटर होता है, जो हमारा अंडदा होता है, वो गेमिटोफाइट में धसा रहता है। यानी कि जो वेंटर वाला पार्ट है ये किस में धसा हुआ है, गेमिटोफाइट के अंदर धसा हुआ है। ठीक है, और जो ग्रीवा वाला भाग होता है, जो ग्रीवा वाला भाग है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ में निकला होता है। ठीक है, ये ग्रीवा कोशिकाओं की चार पंक्तियों से बनी होती है। ये जो ग्रीवा है ये कोशिकाओं की एक, दो, तीन और इस तरह से चार पंक्तियों से बनी होती है ना। ये चार पंक्तियां, चार लाइंस होती हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तथा प्रत्येक पंक्ति तीन से अधिक कोशिकाओं की ऊंची होती है। जो ये एक लाइन होती है इसमें तीन कोशिकाएं होती है। एक लाइन के अंदर तीन तीन कोशिकाएं होती है, मतलब एक पंक्ति तीन कोशिकाओं ऊंची होती है। ठीक है, गिरवा के अंदर देखेंगे तो गिरवा के अंदर गिरवा नाल कोशिकाएं होती हैं। ये जो गिरवा है, इस गिरवा के अंदर होती है गिरवा नाल कोशिकाएं, यानी कि नेक केनाल सेल। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इन गिरवा नाल कोशिकाओं को बोलते हैं नेक, नेक केनाल
सेल, ठीक है, एन सी सी, नेक केनाल सेल, यानी कि गिरवा, नेक का मतलब गिरवा, केनाल का मतलब नाल और सेल का मतलब कोशिका। तो गिरवा नाल कोशिका या नेक केनाल सेल या फिर एनसीसी, ठीक है, याद रहेगी बात। और इनकी संख्या अधिकतर प्लांट्स के अंदर 1 से लेकर 16 तक हो सकती है। यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी जिनको हम बोलेंगे गिरवा नाल कोशिकाएं, इन कोशिकाओं की संख्या होगी 1 से लेकर 6 तक। तो ज्यादातर में 16 तक, सॉरी, 1 से लेकर 16 तक, ज्यादातर में इनकी संख्या होती 6, ठीक है। वायवीय जो गेमेटोफाइट वायवीय होते हैं, वायवीय का मतलब देखो दो अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारे पास में गेमेटोफाइट, एक अधिपादपीय होता है, एक वायवीय होता है ना, अधिपादपीय जो होता है, एक वायवीय होता है और एक होता है जो जमीन के अंदर धसा होता है, ठीक है। तो जो वायवीय गेमेटोफाइट होते हैं उसकी जो स्थिरधानी में स्थिरधानी होती है उसमें केवल एक ही एनसीसी उपस्थित होती है, मतलब बिल्कुल एक ही कोशिका पाई जाएगी, ये नेक केनाल सेल केवल एक पाई जाएगी, ठीक है। अब जो वेंटर होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है वेंटर, ठीक है। अंडदा जिसे हम बोलेंगे अंडदा, अंडदा में एक अंडनाल कोशिका यानी कि ईसीसी, ये ईसीसी है, वह एक अंड होता है। दूसरी कोशिका कौन सी है? अंड वाली कोशिका जिसे बोलेंगे एग सेल। ये कोशिका तो कैसी है? ईसीसी है, ठीक है, मैं कलर कर देता हूं यहाँ पर। ये कोशिका तो ईसीसी है और ये हमारा अंड है, ठीक है, दो हो गए, एक हो गई ईसीसी और एक हो गया अंड। तो यहाँ पर हमें वेंटर के अंदर दो अलग स्पेशल टाइप की कोशिकाएं मिलती है। एक कोशिका तो कौन सी है? अंड नाल कोशिका जिसको बोलते हैं हम ईसीसी यानी कि एग केनाल सेल। ईसीसी का मतलब क्या है? ईसीसी का मतलब क्या है? एग केनाल सेल, ठीक है, एग केनाल सेल, ठीक है। और एनसीसी का मतलब नेक केनाल सेल, सिंपल है। तो एक तो होती है ईसीसी और एक होता है यहाँ पर अंड, मतलब एग सेल। दो चीजें होती है, एक अंड सेल होती है और एक एग केनाल सेल होती है, ठीक है। अब जो हमारा वेंटर होता है जिसे हम बोल रहे हैं अंडदा, अंडदा गेमेटोफाइट द्वारा घिरा होता है। अब ये देखो, ये अंडदा जो है ये पूरे के पूरे इस गेमेटोफाइट प्लांट के द्वारा घिरा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये गेमेटोफाइट के द्वारा इस तरह से घिरा हुआ है, पूरा का पूरा गेमेटोफाइट के अंदर दसा हुआ है ये वाला पोर्शन। तो जो हमारा अंडदा है वो गेमेटोफाइट के अंदर दसा रहता है, यानी कि उसके द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। अब जो हमारी स्त्रीधानी है, आर्किगोनिया को क्या बोल रहे हैं हम? स्त्रीधानी। तो ये जो स्त्रीधानी है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, अब यहाँ देखेंगे हम इस जगह पर। तो देखो यहाँ पर भी वही जैसे जैसे हमारे एंथ्रीडियम के अंदर थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सुपरफिशियल कोशिका होती है और उस कोशिका को हम बोलते हैं आर्किगोनियल इनिशियल कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं? आर्किगोनियल। उसको हम क्या बोल रहे थे? एंथ्रीडियल इनिशियल, इसको बोलेंगे आर्किगोनियल इनिशियल, ठीक है ना। उसको तो हम बोल रहे थे एंथ्रीडियल इनिशियल, इसको बोलेंगे हम आर्किगोनियल इनिशियल कोशिका करते हैं, ठीक है। अब इस कोशिका में फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन से दो कोशिकाएं बनेगी, ये एक कोशिका और ये एक दूसरी कोशिका। जो ऊपर की तरफ जो कोशिका बनेगी, देखो दो अलग अलग रंग में रंग देते हैं इनको ना, ये ऐसे अलग रंग में। जो ऊपर की तरफ जो कोशिका बन रही है, ये वाली जो कोशिका बन रही है, इस कोशिका को हम बोलेंगे प्राइमरी कवर कोशिका। क्या बोलेंगे इसको हम? प्राइमरी कवर कोशिका। और जो नीचे वाली जो कोशिका होगी उसको बोलेंगे हम सेंट्रल सेल। कौन सी सेल बोलेंगे? सेंट्रल सेल। ये देखो ये सेंट्रल सेल है और ये प्राइमरी कवर कोशिका है, यानी कि ये वाली कोशिका तो प्राइमरी कवर कोशिका है और ये दूसरी वाली जो है ये क्या है? सेंट्रल सेल है। अब ये जो सेंट्रल सेल है इसमें होगा डिवीजन, ठीक है। इसमें जो डिवीजन होगा वो त्रिएक डिवीजन होगा और त्रिएक डिवीजन होने से ये इस तरह से ये त्रिएक डिवीजन वाली कोशिका बनाएगी। बाद में फिर से डिवीजन होगा और एक सस्पेंसर बनेगा यहाँ पर। और ये जो बाहर की तरफ जो कोशिका थी कवर कोशिका, ये कवर कोशिका डिवीजन करके नेक केनाल सेल इनिशियल कोशिकाएं बनाएंगी और बाद में ये नेक सेल का फॉर्मेशन कर लेगी, इस तरह से गिरबा बना लेगी, गर्दन बना लेगी। धीरे धीरे इसके अंदर ये इस तरह से बड़ी हो जाएगी और ये नीचे वाली कोशिकाएं भी अपना डिवीजन करती रहेंगी और ये इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगी एक नेक केनाल सेल, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे वाली जो कोशिका होगी इसको बोलेंगे हम वेंटर केनाल सेल और अंत में मिलेगी हमें एग सेल। इस तरीके से हमारी ये बनेगी, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर होगा इसके अंदर एक पार्ट जिसकी वजह से इसके अंदर जैसे पानी चला जाएगा, ठीक है, पानी जाते ही ये खुल जाएगी और खुलते ही यहाँ पर जो है एंथ्रोजोडिस के अंदर एंटर
कर जाएंगे और एंटर करने के बाद में ये एक सेल से इंटेक्ट करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ये समझते हैं हम। तो जो हमारी आर्किगोनियम है उसका परिवर्धन एक सतही कोशिका से होता है, जिसको हमने बोला सुपरफिशियल सेल। ठीक है, जिसे आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहा जाता है। कौन सी सेल कहा जाता है? आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता है पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है भाई? पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे ऊपरी प्राइमरी कवर सेल, ये वाली कोशिका कौन सी थी? हमारी ऊपरी प्राइमरी कवर सेल थी। ठीक है, तथा निचली सेंट्रल सेल बनती है। नीचे वाली जो कोशिका है ये कौन सी है? सेंट्रल सेल है। ठीक है, अब जो सेंट्रल सेल होती है इसमें होता है त्रिएक विभाजन। इस सेंट्रल सेल में क्या होता है? त्रिएक विभाजन होता है, जिससे एक प्राइमरी वेंट्रल सेल तथा एक प्राइमरी कैनाल सेल का निर्माण होता है। इसमें त्रिएक विभाजन होता है और त्रिएक विभाजन से एक तो क्या बनती है हमारी? प्राइमरी वेंटर सेल, और एक बनती है हमारी यहाँ पर प्राइमरी कैनाल सेल। ठीक है, एक तो वेंटर सेल बनती है, सॉरी ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, प्राइमरी वेंटर सेल और प्राइमरी कैनाल सेल। ठीक है, तो ये वाली जो कोशिका है यहाँ पर, ये वाली जो कोशिका है, ये वाली कोशिका है, ये तो है प्राइमरी वेंटर सेल। ठीक है, और ये वाली जो कोशिका है ऊपर वाली कोशिका, ये है प्राइमरी कैनाल सेल पीसीसी, और ये है प्राइमरी वेंटर सेल यानी कि पीवीसी। ठीक है, प्राइमरी वेंटर सेल पीवीसी और प्राइमरी कैनाल सेल पीसीसी। ठीक है, पीसीसी और पीवीसी, इस तरह से दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, अब ये आगे क्या होता है देखो, इस प्राइमरी कैनाल सेल में, ये जो प्राइमरी कैनाल सेल बनी थी इसमें होता है बारंबार विभाजन। इस कोशिका में, अब मैं इसको कलर कर देता हूं, इसमें होता है बारंबार विभाजन। तो जब बारंबार विभाजन होता है तो वो किस तरह की कंडीशन बनाती है? इस तरह की कंडीशन बनाती है। एक बार विभाजन हुआ, फिर यहाँ पर ये दूसरी बार विभाजन हुआ, ये कोशिकाएं बन गई। ठीक है, फिर ये विभाजन हुए इस तरीके से, और यहाँ पर ये कोशिकाएं बन गई, इस तरीके से कोशिकाएं बनती चली जाती है। ठीक है, तो बारंबार विभाजन होता है जिससे 4 से लेकर 8 तक, कितनी? 4 से लेकर 8 तक नेक कैनाल सेल का निर्माण होता है। अब ये जो चार, पहले 4 बनी और फिर कितनी बन जाती है? टोटल मिलाकर 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ तक आते आते 8 कोशिकाएं हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? एनसीसी। क्या बोलते हैं इनको? एनसीसी, नेक कैनाल सेल। क्या बोलेंगे इनको हम? नेक कैनाल सेल, यानी कि एनसीसी, एनसीसी बन जाती है। ठीक है, एनसीसी का निर्माण होता है। अब जो वेंट्रल सेल है, ये वेंट्रल सेल दो भागों में बंटकर एक वेंट्रल कैनाल सेल तथा दूसरी अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारी कोशिका थी, ये वाली कोशिका जिसे हमने वेंट्रल सेल बोला था, ये वेंट्रल सेल इस तरह से विभाजन करती है, दो कोशिकाएं बनाती है। हमेशा दो कोशिकाओं में ये चलती रहती है, यहाँ पर भी दो कोशिकाओं में आगे चलती रही। ठीक है, इस तरीके से। तो एक कोशिका को तो हम क्या बोलेंगे? एक कोशिका को बोलेंगे हम वीसीसी, वेंटर कैनाल सेल। क्या बोलेंगे? वेंटर कैनाल सेल। और दूसरी कोशिका को क्या बोलेंगे? एग सेल बोलेंगे। एक कोशिका होगी हमारी वेंटर कैनाल सेल, मतलब ये जो कोशिका है ये क्या है? हमारी वेंटर कैनाल सेल है, और ये जो कोशिका है ये क्या है? हमारी एग सेल है। ठीक है, अब इनके भी हम कलर चेंज कर देते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एग सेल और ये हो गई हमारी वेंटर कैनाल सेल। यहाँ पर भी आप देखोगे तो इस सेल को ऐसे आइडेंटिफाई कर लो आप, ये दो कोशिकाएं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पर अलग कलर लेना था, इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए अब इसी समय पर जब ये इस तरह से वेंटर कैनाल सेल और अपर सेल, जो ये जो एग सेल है, ये डिवीजन करती है, उसी समय पर अपर प्राइमरी कोशिका, अपर प्राइमरी कोशिका कहाँ पर है? अपर प्राइमरी कोशिका है हमारी यहाँ पर। ये अपर प्राइमरी कोशिका देखो, ये रही, ये वाली कोशिका। उसी समय पर जब ये डिवीजन हो रहा होता है तो उसी समय पर ये जो हमारी कवर सेल है या अपर प्राइमरी कोशिका है, इसमें भी विभाजन होता रहता है। तो इसमें जो विभाजन होता है, इसमें ये विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद में फिर ये विभाजन हो गया, देखो यहाँ पर ये विभाजन हो रहा, फिर यहाँ पर से फिर विभाजन हो रहा है। तो इस तरह से विभाजन, इसी के साथ साथ विभाजन इसका चलता रहता है, और चलते चलते ये नाल का निर्माण कर लेती है। ये पूरी की पूरी एक जो नाल बनी हुई है यहाँ पर, ये देखो आप इस कलर में देखो आप इसको, ये जो पूरी की पूरी एक नाल बनी हुई है, ये नाल जो है किससे बन रही है? हमारी कवर सेल से बन रही है। ये जो नाल बन रही है किससे बन रही है? कवर सेल की वजह से बन रही है। ठीक है, ये यहाँ पर भी नाल कोशिकाएं हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन रही है किसकी वजह से? कवर सेल की वजह से। ठीक है, तो
कहने का मतलब है कि जो हमारी अपर सेल है, अपर प्राइमरी सेल विभिन्न विभाजन करके आर्किगोनियम की नाल का निर्माण करती है। तो आर्किगोनियम की नाल का निर्माण किससे होता है? अपर प्राइमरी सेल से। और जो वेंटर कैनाल सेल होती है वो गेमेटोफाइट के टिश्यू में धसी रहती है। जो वीसीसी है, ये वीसीसी, ये कहाँ धसी हुई है? गेमेटोफाइट के अंदर। तथा आर्किगोनियम की नेक बाहर निकली होती है। ये तो अंदर धसा हुआ पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट अंदर धसा हुआ है, और नाल कहाँ निकली हुई है? बाहर की तरफ में। तो ये तो हो गई नाल, ये गर्दन इसको आप बोल सकते हो, और ये इसका वेंटर पार्ट हो गया जो कि अंदर की तरफ में धसा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में? इस तरह से ये धसी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारे आर्किगोनियम का डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। देखो हमारे पास क्या थी? एक इनिशियल कोशिका थी। उस इनिशियल कोशिका में क्या हुआ? पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, जिससे दो कोशिकाएं बनी, एक अपर सेल और दूसरी लोअर केनाल, लोअर सेंट्रल सेल। ठीक है, ये बनी। अब देखो जो अपर सेल थी वो तो बन गई आर्किगोनियम की नेक में कन्वर्ट होगी। देखो कौन सी वाली कोशिका? ये जो ग्रीन दिख रही है हमें, ये जो ऊपर वाली कोशिका है, ये वाली अपर कोशिका, इसमें डिवीजन हुआ, यहाँ पर डिवीजन हुआ, और किस में बदल गई? ये इसमें बदल गई, नाल में बदल गई। ठीक है, और जो लोअर सेंट्रल सेल थी, लोअर सेंट्रल सेल कहाँ पर थी हमारी? ये यहाँ पर, ये वाली कोशिका जो थी ये लोअर सेंट्रल सेल थी। ये वाली कोशिका लोअर सेंट्रल सेल थी। ये डिवीजन हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, लोअर सेंट्रल सेल जो थी उससे दो कोशिकाएं बनी हमारी। एक कोशिका बनी जिसको हमने कहा अपर प्राइमरी सेल, और दूसरी कोशिका बनी जिसको कहा हमने लोअर प्राइमरी सेल। जो अपर प्राइमरी केनाल सेल है, अपर प्राइमरी केनाल सेल, वो तो वैसी की वैसी रह गई, उसमें तो कोई कुछ हुआ ही नहीं। और जो लोअर वेंट्रल सेल थी, उस लोअर वेंट्रल सेल में हुआ वीसीसी, और एक एग बन गया। मतलब एक तो बना वीसीसी और दूसरा क्या बना? उसके अंदर एक एग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है आर्किगोनियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा आर्किगोनियम और जो है एंथ्रीडियम, उसका डेवलपमेंट हमने पढ़ा। रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ। अब इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और फिर होगा इसका मेन जो है, मेन मुख्य चीज जो है आपका लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की। अब आर्किगोनियम बन गया हमारा, एंथ्रीडियम भी बन गया, अब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक एम्ब्रियो बनेगा, तो उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, और वो डेवलपमेंट करके जो है आपका स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा। ठीक है, फिर हम उसके बाद में एक छोटी सी चर्चा करेंगे, इसी के अंदर लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो लाइफ साइकिल का, तब जाकर आपका ये लाइकोपोडियम खत्म होगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो रखेंगे हम इक्विसिटम को। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा? इक्विसिटम होगा। तो अभी हमारी एक क्लास और आएगी इसके बाद में लाइकोपोडियम की, फिर उसके बाद में हमारी क्लास रहेगी इक्विसिटम। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।